Hello everyone, welcome back to JRF Hutta. A very good evening to all of you and a very happy Diwali to all of you. I hope आप सभी अच्छे होंगे and आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी. आज की क्लास में हम लोग सोशल इंस्टीट्यूशन का टॉपिक जैसे आप सभी को पता है अभी हम लोग कवर कर रहे हैं. तो उसी में जो नेक्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं रिलीजन लॉ एंड कस्टम्स, इनके बारे में आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन क्या होते हैं, लॉ एंड कस्टम्स का क्या मीनिंग होता है, वो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं. तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम जूही जैन है एंड सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जेआरएफ अड्डा पर मैं आप सभी के लिए लेके आती हूँ. जेआरएफ अड्डा वेबसाइट को भी आप लोग विजिट कर सकते हैं. काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंटेंट आप सभी के लिए यहाँ पर अवेलेबल है. एंड दिवाली है तो आप सभी के लिए ऑफर भी है. अगर आप लास्ट मोमेंट में फाइनल अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आप जेआरएफ अड्डा की किसी भी कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज पर इस टाइम पर 20% ऑफ ऑफर आप सभी के लिए है. तो ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए. D20 कोड यूज़ करके आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं. एंड सारे हेल्पलाइन नंबर आपके लिए अवेलेबल है, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं. आप जेआरएफ अड्डा वेबसाइट पर विजिट करके सारे जो कोर्सेज हैं उसमें एनरोल कर सकते हैं. पेपर वन का कैप्सूल कोर्स आपके लिए अवेलेबल है जहाँ पे काफ़ी अच्छे से लास्ट मोमेंट पे आपको अच्छे से तैयारी कराई जा रही है, तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं. टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है पेपर वन प्लस पेपर टू सोशियोलॉजी की, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं. ओनली पेपर टू आप लेना चाहते हो तो वो भी टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है. एंड ओनली पेपर वन अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए अवेलेबल है. या फिर कोर्सेज में अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो वो भी आप सभी के लिए अवेलेबल है. यहाँ पर आपको सिर्फ जेआरएफ अड्डा वेबसाइट को विजिट करना है, वहां पर जाके आप किसी भी कोर्सेज या टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो. आज की क्लास में जैसा मैंने आपको बताया रिलीजन के बारे में हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं. तो रिलीजन का बेसिक मीनिंग तो आप सभी को पता है कि रिलीजन क्या होता है. बट जो हमारे डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट हैं, जो थिंकर्स हैं, उन्होंने क्या अलग अलग डेफिनेशन हमारे रिलीजन की दी है, तो ये हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेफिनेशंस आपसे पूछी जाती हैं. तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है. तो सबसे पहले मैकाइवर की हम बात करें तो इन्होंने रिलीजन को क्या बताया है, यहाँ से सिर्फ मैन या मैन के बीच में रिलेशन ये नहीं होते, बल्कि जो मैन है उनके किसी हायर पावर, जो उच्च कोई पावर होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं आपकी धरती से बढ़कर भी कोई एक ऊपर एक पावर है, उसको हम लोग मानते हैं. तो उसके बारे में मैकाइवर ने बात की है. डर्कहाइम का डेफिनेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है. तो डर्कहाइम ने रिलीजन को क्या बताया, एज अ यूनिफाइड सिस्टम्स ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, जहाँ पे सेक्रेड एंड प्रोफेन के बारे में हमारी डर्कहाइम ने बात की है. तो ये आप सभी को पता है. डर्कहाइम के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किस तरह से उन्होंने सेक्रेड एंड प्रोफेन चीज़ों के बीच में हमारा डिफ्रेंशिएट किया था. तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है. सेक्रेड चीज़ें मतलब जो पवित्र चीज़ें होती है, जो हम लोग पूजा में यूज़ करते हैं वो. प्रोफेन मतलब जो मंडेन चीज़ें होती हैं, हमारी डेली लाइफ की जो भी चीज़ें होती हैं, उन सबको प्रोफेन हमारा डर्कहाइम ने बताया था. तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है. ऑकबर्न ने हमारा डेफिनेशन दिया था, रिलीजन एक तरह से एटीट्यूड हमारा बताता है सुपर ह्यूमन पावर्स के तरफ. फ्रेजर ने हमारा रिलीजन को डिफाइन किया था, बिलीव्स इन पावर सुपीरियर टू मैन, मतलब लोगों से बढ़कर भी ऊपर कोई पावर होती है, उसको एक तरह से रिलीजन में हमारा उन पावर्स पे जब हमारा बिलीफ होता है तो उसे हम लोग रिलीजन बोलते हैं. तो इसके बारे में जेम्स फ्रेजर ने बात की थी. तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है. मेलिनोस्की की हम बात करें तो उन्होंने एज अ मोड ऑफ एक्शन हमारा रिलीजन को बताया था, जहाँ पे किस तरह से बिलीफ होता है आपका सोशियोलॉजिकल या फिर पर्सनल फिनोमेना पे. तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है. आई होप रिलीजन का आप सभी को बेसिक मीनिंग अच्छे से समझ आ गया होगा. फिर हिंदी में भी देख लीजिए. तो मैकाइवर ने हमें किस तरह से बताया था कि जब हम केवल मनुष्य मनुष्य के बीच में ही नहीं, बल्कि मनुष्य और किसी उच्च शक्ति के बीच में जब हम लोग कोई संबंध देखते हैं, तो इस तरह से मैकाइवर ने हमारे रिलीजन को डिफाइन किया था. डर्कहाइम का हमने पढ़ा कि किस तरह से पवित्र चीज़ों के बीच, पवित्र और अपवित्र चीज़ों के बीच में उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था. तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है. ऑकबर्न ने हमें बताया था कि किस तरह से जब अलौकिक शक्तियों के प्रति आपका जब कोई दृष्टिकोण होता है, तो उस तरह से ऑकबर्न ने धर्म को हमारा डिफाइन किया था.
जेम्स फ्रेजर ने हमारी बात की थी कि किस तरह से श्रेष्ठ व्यक्तियों में जब आपका विश्वास होता है, उनसे जो भी चीज़ें हैं, उनसे आप मानते हो, वही उनसे हम लोग कहीं न कहीं नियंत्रित एक होते हैं। तो उस तरह से फ्रेजर ने हमारे डिफाइन किया है। मेलिनोस्की ने क्या बताया है कि धर्म एक पद्धति के साथ-साथ एक विश्वास की प्रणाली भी है। किस तरह से समाजशास्त्रीय घटनाओं के साथ-साथ व्यक्तिगत अनुभव भी हमारा जो धर्म है, वो हमें बताता है। तो ये फेमस डेफिनेशंस हैं रिलीजन की, तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। अब हमें जो पढ़ना है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन पढ़ना है। एंड आपको ये भी याद रखना है कि किस रिलीजन के बारे में किस थिंकर ने हमारी बात की है। तो ये आपसे कई बार पूछा जाता है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले हमारा आता है एनिमिज्म। इसके बारे में हमारे टाइलर बात करते हैं, तो ईबी टाइलर ने हमारे एनिमिज्म के बारे में बात की है। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। तो एनिमिज्म टाइलर ने हमारा क्या बताया, जब आप किसी सोल या फिर स्पिरिट वर्शिप की जब आप बात करते हो, आत्मा या फिर अ, विश्वास या आत्मा में जब आप विश्वास करते हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं एनिमिज्म। तो ये सिर्फ यही कीवर्ड है, जब आप सोल या फिर स्पिरिट वर्शिप आप करते हो, किसी आत्मा में जब आप बिलीव करते हो, उसकी पूजा करने की जब आप बात करते हो, तो उसे हम लोग एनिमिज्म बोलते हैं। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। सो आई होप एनिमिज्म का मतलब आपको क्लियर होगा। बाकी वही आपके लिए लिखा गया है कि किस तरह से जो डेड पर्सन है उनकी वो अपनी जो बॉडी है, सोल हमेशा, ये आप पढ़ सकते हो, प्रिमिटिव मैन मस्ट हैव थॉट दैट इन ड्रीम द सोल वाज एबल टू लीव द बॉडी टेम्पररीली, बट वाइल इन डेथ इट लीव्स बॉडी परमानेंटली। तो एनिमिज्म में हमें ईबी टाइलर ने क्या बताया था कि जिस तरह से जो प्रिमिटिव मैन है वो आपने हमने पढ़ा था, हर्बर्ट स्पेंसर ने भी जिस तरह से घोस्ट रिलीजन की बात की थी, तो उन्होंने ड्रीम्स के बारे में हमारी बात की थी। तो एनिमिज्म में टाइलर ने हमारा क्या बताया कि ड्रीम जब आप देखते हो, तो ड्रीम जब आप सोते हो, तो उस तरह तो आपकी उस टाइम जो आपकी जो सोल है या जो आत्मा है वो सिर्फ टेम्पररीली, सिर्फ एक छोटे टाइम के लिए आपकी जो शरीर है उसको छोड़ के जाती है। बट जब किसी की डेथ होती है, जब मृत्यु होती है, तो आपकी जो आत्मा है वो आपके शरीर को परमानेंटली छोड़ देती है। इस तरह से हमारा एनिमिज्म की ईबी टाइलर ने बात की थी। तो सोल या फिर स्पिरिट वर्शिप की यहाँ पे बात हुई थी, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एंड ईबी टाइलर ने ये हमारा कंसेप्ट दिया है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमेटिज्म की। तो एनिमेटिज्म का जो कंसेप्ट है, ये आर्ट मेरिट ने हमें दिया है, तो इनका भी नेम आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया है थिंकर का नेम आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है, तो कंफ्यूज आपको इसमें नहीं होना है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो एनिमेटिज्म ने मेरिट ने हमें क्या बताया है कि जब आप एनिमेट चीजें या आप हर चीज को यहाँ पे क्या मानते हो, एनीथिंग और एनीबडी हु इज एनिमेट और एंडोज विद लाइफ इज कंसिडर टू हैव सुपरनेचुरल पावर। मतलब यहाँ आप मानते हो कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसमें किसी ना किसी फॉर्म में एनिमेट जान हमारी होती है, तो उसके पास मतलब कुछ ना कुछ ऐसी पावर होती है, वो जो पावर है उसकी हम लोग पूजा करने की यहाँ पे बात होती है। तो इस तरह से एनिमेटिज्म को हमारा रॉबर्ट मेरिट ने डिफाइन किया था। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। जब आप सुपर नेचुरल फोर्स, अलौकिक शक्तियां या फोर्स की जब आप बात करते हो, उसकी जब आप पूजा करने की बात करते हो, तो ये भी हमारा एक प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिलीजन है, एनिमेटिज्म जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है नेचरिज्म का। तो नेचरिज्म का जो कंसेप्ट है, ये मैक्स मुलर ने हमें दिया है, ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। मैक्स मुलर ने हमारा नेचरिज्म का कंसेप्ट दिया है। तो नेचरिज्म जैसे आप नाम से समझते हो, नेचर प्रकृति की चीजों पे जब आप मानते हो, तो उसे हम लोग प्रकृतिवाद बोलते हैं। तो जैसे नेचर की जो चीजें हैं, जैसे सन है, मून है, एयर, वाटर, इन सारी चीजों की जब आप पूजा करते हो ट्रेडिशनल सोसाइटी में, जैसे आप देखो सूर्य की पूजा हम लोग देखे हैं, मकर संक्रांति पे अक्सर सूर्य की पूजा हम लोग करते हैं, मून की पूजा होती है करवा चौथ वगैरह पे, या पूर्णिमा वगैरह पे हम लोग देखें मून की पूजा करते हैं, अग्नि देवता होते हैं हमारे,
इंद्र देवता होते हैं। मतलब जब नेचर की चीजों की जब आप वर्शिप करते हो तो उसे हम लोग नेचरिज्म बोलते हैं। और ये जो कंसेप्ट है मैक्स मुलर ने हमें दिया है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये तो बहुत ईजी, आप नेम से ही याद रख सकते हो। जब आप नेचर की जो शक्तियां हैं उसको जब आप मानते हो कि नेचर के पास कुछ अलौकिक शक्तियां हैं, एंड वो जो शक्तियों की जब आप पूजा करते हो उसे हम लोग बोलते हैं नेचरिज्म। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है टोटमिज्म का। तो टोटमिज्म का कंसेप्ट आप सभी को पता है। एमाइल डर्कहाइम ने हमारा ये कंसेप्ट दिया है। इनके बारे में हम लोग यूनिट 1 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो एमाइल डर्कहाइम का ये हमारा कंसेप्ट है टोटमिज्म का। तो टोटमिज्म जैसे उन्होंने क्या बताया था, जो हमारे ट्राइबल सोसाइटीज के लोग हैं, जैसे अरुंता ट्राइब्स है ऑस्ट्रेलिया की, वहां पे उन्होंने इसके बारे में स्टडी किया था। सो टोटेमिज्म में डर्कहाइम ने हमें क्या बताया था कि किस तरह से जो वहाँ के लोग थे वो कैसा मानते थे, कोई भी ऑब्जेक्ट प्लांट या एनिमल में जब वो ऐसा मानते थे कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं जो हमारी जो सोसाइटी है उसको सॉलिडेरिटी मतलब एकजुट हमारे करने का काम करती है। जब भी हम इस ऑब्जेक्ट या प्लांट या एनिमल के पास जाते हैं तो सॉलिडेरिटी की फीलिंग, एकजुटता की फीलिंग हमें महसूस होती है। तो इस तरह से टोटमिज्म को डर्कहाइम ने हमें बताया था, आपको वहां ऐसी फीलिंग महसूस होती है, इसीलिए आप उस चीज की जो है पूजा करते हो। तो ये हमारा टोटमिज्म रिलीजन था जिसके बारे में डर्कहाइम बात करते हैं। जब आप किसी वस्तु, पौधे या जानवर को जब आप अपना जो ट्राइब है उसका एक तरह से सिंबल आप उसे बना देते हो, एंड उसकी जब हम पूजा करते हैं तो उसे हम लोग टोटमिज्म भी बोलते हैं। इसके बारे में डर्कहाइम बात की थी। तो ये एक हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है ग्रुप का, आपका प्रतिनिधित्व करता है ये आपके ग्रुप का। रिलीजियस फीलिंग हमारी यहाँ होती है, रेवरेंस, सेक्रेडनेस की मतलब पवित्रता की, श्रद्धा की फीलिंग हमारे लिए उस टोटम जो होता है उसके लिए होती है। तो इसके बारे में डर्कहाइम ने हमारी बात की है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है नेचरलिज्म का कंसेप्ट। तो अभी हमने नेचरिज्म पढ़ा जो मैक्स मुलर का कंसेप्ट है, बट नेचरलिज्म का जो कंसेप्ट है ये जेम्स फ्रेजर ने हमें दिया है। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। जेम्स फ्रेजर ने हमारा कंसेप्ट दिया है नेचरलिज्म का। एंड गोल्डन बो जो उनकी बुक है इसमें उन्होंने इसके बारे में बात की थी। तो ये भी आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। जेम्स फ्रेजर ने हमारा ये कंसेप्ट दिया है, उनकी जो बुक है गोल्डन बो, इसमें उन्होंने इसके बारे में बात की थी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि किस तरह से अ, हमारा पावर, हम नेचर में जिस तरह की पावर देखते हैं उसके बारे में उन्होंने नेचरलिज्म में बात की है। Every aspect of human existence and experience, including moral and religious life, could be adequately explained in terms of our understanding of nature। मतलब किस तरह से हम जो नेचर है या जो प्रकृति है उसे हम लोग किस तरह से समझते हैं, वो हमारा हमारी जो भी पूरी लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस या जो भी सारी चीजें हो रही हैं वो सिर्फ हम लोग नेचर के थ्रू ही समझ सकते हैं। तो इसके बारे में नेचरलिज्म में जेम्स फ्रेजर ने बात की थी। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि किस तरह से आप नेचर से सारी जो चीजें हैं वो लेते हो। तो इसके बारे में जेम्स फ्रेजर ने हमारी बात की थी। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे बेसिकली उन्होंने मैजिक, सॉर्सरी, टैबू, इन सारी चीजों के बारे में बात की थी। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। सो आई होप सारे जो फॉर्म्स ऑफ रिलीजन है वो आप सभी को अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मैंने आपको बताया जो भी अलग अलग टाइप ऑफ रिलीजन है वो आपको नेम अच्छे से ध्यान रखने हैं। किस रिलीजन के बारे में किस थिंकर ने बात की है वो भी मैंने आपको बताया है, तो वो भी अच्छे से ध्यान रखना है। सो आई होप आप सभी को ये अच्छे से क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आ जाता है लॉ एंड कस्टम्स का। तो लॉ एंड कस्टम भी आप समझते ही हो। कस्टम मतलब जो रीत रिवाज प्रथाएं जो हमारी होती हैं उसे हम लोग कस्टम बोलते हैं। एंड लॉ मतलब जो हमारी सोसाइटी का जो कानून होता है उसे हम लोग लॉ बोलते हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो कस्टम्स हमारा क्या होता है, एक तरह से अनरिटन लॉस, अलिखित जो कानून होते हैं। मतलब कोई ऐसी फॉर्मल हमारा वो नहीं होता। एक जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे एक तरह से फॉर्मल रिटन लॉ जिसे हम लोग बोलते हैं, जहाँ सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो एक प्रॉपर उसमें लिखे हुए हैं। तो बट ऐसा कस्टम में नहीं होता। तो ये अनरिटन लॉ होते हैं। मतलब कस्टम्स भी एक तरह के रीत रिवाज हमारे एक तरह के लॉ ही होते हैं, बट ये ऐसा वर्बली सिर्फ बोलने की बोल चाल की भाषा में ये हमारे प्रचलित होते हैं, जो
जनरेशन टू जनरेशन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो रीत रिवाज हमारे फॉलो होते आ रहे हैं उसे हम लोग कस्टम्स बोलते हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हर सोसाइटी में अपना कुछ ना कुछ कस्टम रीत रिवाज प्रथाएं अपनी होती हैं जो हम हर जनरेशन एक पीढ़ी दर पीढ़ी जिसे हम लोग फॉलो करते रहते हैं, तो उसे हम लोग कस्टम्स बोलते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सो कस्टम्स हमारे एक तरह से डे टू डे एक्सपीरियंस, हम किस तरह से सारी चीज़ों को अनुभव करते हैं, हमारी सोसाइटी का जिस तरह से कल्चर है उस पर ये हमारे डिपेंड करता है। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। तो आई होप कस्टम का मीनिंग, बेसिक मीनिंग आप सभी को अच्छे से क्लियर होगा। लॉ की हम बात करें तो लॉ हमारा एक तरह से फॉर्मल वो होता है, प्रॉपर रिटर्न रूल्स यहाँ पे होते हैं। सारे जो भी नियम कानून है वो हमारे एक जगह पर लिखे होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हम दे लें। तो ये जो चीज़ है ये हमारी स्टेट या फिर गवर्नमेंट द्वारा हमारी लागू की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रिटर्न लेजिटिमेट रूल हमारे होते हैं जो किसी ना किसी अथॉरिटी द्वारा हमारे ऊपर एक्सरसाइज किए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कानून है वो हमारा बाध्यकारी हमारे लिए होता है, ये लिखित होता है, वैध होता है। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये आई होप लॉ का मीनिंग आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। तो लॉ कुछ हद तक फ्लेक्सिबल भी होती है, जैसे आप देखो अमेंडमेंट हमारे होते रहते हैं, अगर यहाँ पे जरूरत होती है तो चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफी ज्यादा अमेंडमेंट एक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं। तो वो हमारे होते हैं कि अगर कोई लॉ हमारा गलत है या टाइम के साथ जैसे चीजें बदल रही हैं, हमें किसी चीज में चेंजेस करने की जरूरत है, तो लॉ में अक्सर हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। लॉ हमारे काफी हद तक अडेप्टेबल होते हैं, मतलब अनुकूलित होते हैं कि हम यहाँ पे आसानी से मतलब फिर भी चेंजेस कर लेते हैं। पर कस्टम की हम बात करें तो वहां पे इतनी आसानी से हम लोग जो भी चेंजेस है वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा एक डिफरेंस होता है लॉ एंड कस्टम में, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो लॉ हमारा जो फंडामेंटल ऑर्डर है उसको मेंटेन करने का काम करता है, किस तरह से सारी चीजें हमारी सोसाइटी में चलती हैं, प्रॉपर सोसाइटी कैसे फंक्शन होती है, तो उसके बारे में हमारा लॉ बात करता है। लेजिटिमेसी सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे होती है, मतलब वैधता होती है। आपकी जो कस्टम है वो मतलब एक तरह से वैध नहीं होते, आपकी मर्जी होती है कि आपको उन्हें फॉलो करना है या नहीं करना है। बट जो लॉ है वो अगर आप किसी सोसाइटी के मेंबर हो, अगर आप अच्छे सिटीजन हो, तो आपको जो लॉ है वो जरूर फॉलो करने ही चाहिए। अदरवाइज आपको मतलब बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिल सकती है, जेल्स में आपको डाल सकते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस होता है लॉ एंड कस्टम में, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सो कंपैरेटिव व्यू भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से लॉ एंड कस्टम में हमारे क्या डिफरेंस होते हैं। तो लॉ की हम बात करें तो ये हम लोग आसानी से बदल सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हमारे हो जाते हैं। बट कस्टम की हम बात करें तो ये आसानी से हम लोग नहीं पढ़ सकते, मतलब बहुत सालों लग जाते हैं हमारे किसी प्रथा को हमारे बदलने में। तो जैसे हम लोग बात करें सती प्रथा, तो सती भी क्या था, एक तरह का कस्टम था, हमारी रीत प्रथा थी जो हमारी सोसाइटी में फॉलो हो रही थी। तो सती प्रथा को खत्म करने में भी कितना ज्यादा टाइम हमें लगा, तो वो क्या है, एक तरह से कस्टम है कि आपको उसको चेंज करने में बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लगता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर कस्टम ऐसा होता है कुछ टाइम बाद अपने आप ही धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं या फिर चेंज हमारे हो जाते हैं। बट लॉ हम इजीली आसानी से चेंज कर सकते हैं किसी भी अथॉरिटी द्वारा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये हमारा डिफरेंस होता है लॉ एंड कस्टम में। कानून को हम आसानी से बदल सकते हैं, लेकिन रीत रिवाज या जो प्रथाएं होती हैं उनको बदलने में बहुत लंबा समय हमें लग जाता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हम बात करें कंपैरेटिवली लॉज आर डेफिनेट एंड कॉमन टू ऑल। लॉज जो है वो सभी के लिए कॉमन होती है। जैसे आप इंडिया की अगर सोसाइटी, इंडिया के आप मेंबर हो, तो इंडिया में जो लॉ है वो सभी के लिए हमारे समान तरीके से लागू होता है, चाहे आप नॉर्थ इंडिया में हो चाहे आप साउथ इंडिया में हो। तो सभी तरह का एक तरह से कॉमन होता है वो लॉज हमारे लिए। पर कस्टम की हम बात करें तो कस्टम हमेरा हमेशा सोसाइटी सोसाइटी हमारा बदलता रहता है। हर समाज में अलग तरह का कस्टम होता है, जैसे नॉर्थ इंडिया में अलग तरह की प्रथाएं चलती हैं, साउथ इंडिया में अलग तरह की प्रथा या फिर रीति रिवाज हमारे चलते हैं। तो ये डिफरेंस हमारा होता है लॉ एंड कस्टम में, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दोनों ही हमारा सोशल कंट्रोल करने का काम करते हैं, सामाजिक नियंत्रण करने का काम करते हैं। बट कस्टम जो है वो इनफॉर्मल तरीके से करता है, एंड लॉ जो है वो हमारा फॉर्मल औपचारिक प्रकृति से हमारा करता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है।
कस्टम्स हमने पढ़ा इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल होता है, मतलब कोई प्रॉपर ऐसी अथॉरिटी नहीं होती हमारा कस्टम फॉलो करने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। बट जो लॉज हैं वो हमेशा फॉर्मल तरीके से, औपचारिक साधन से ही हमारा कंट्रोल होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो आई होप आपको सारे जो टॉपिक्स हैं सोशल इंस्टीट्यूशन, आप सभी को अच्छे से समझ आ गए होंगे। सारे सोशल इंस्टीट्यूशन हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, तो इसका आप सभी को अच्छे से रिवाइज करना है। सो आई होप आज की क्लास आप सभी को हेल्पफुल लगी होगी। कमेंट में मुझे बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी, एंड ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्लासेस अपनी कंटिन्यू करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।